कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राओं को गुड मॉर्निंग। आज आपको इस वीडियो में एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया जाएगा और आप जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है और तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र के प्रकार क्या होते हैं, इनके बारे में आपने पीछे पढ़ा था। प्रकाश की प्रकृति में हमने आपको प्रकाश की प्रकृति से संबंधित करीब 8-10 बातें बताई थी। सबसे पहले तो प्रकाश के बारे में बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है या प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित कर देती है या दृष्टि संवेदना को संवेदित कर देती है, जिससे हमें इस भौतिक जगत की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ये स्वयं दिखाई नहीं देता है परंतु अन्य वस्तुओं को देखने में मदद करता है। इस प्रकार से प्रकाश के बारे में हमने बहुत सारी बातें पिछले टॉपिक में पढ़ी थी। इसकी चाल के बारे में भी निष्कर्ष था कि इसकी चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है और इसके कई गुण भी हमने बताए थे। जैसे सबसे पहला गुण हमने बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, दूसरा निर्वात में चल सकता है, तीसरा अपवर्तन होता है, चौथा परावर्तन का गुण भी होता है, इसमें व्यतिकरण का भी गुण होता है, विवर्तन का भी गुण होता है, वर्ण विक्षेपण का भी गुण होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी इसमें होता है। यानी ये सारे गुणों का प्रकाश में ध्रुवण भी होता है। इन सब घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था और यह भी बताया था कि तरंगाग्र क्या है कि किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, उसे तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हमने आपको बताए थे, गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र और नंबर 3 बेलनाकार तरंगाग्र। पहला जो तरंगाग्र गोलीय था उसमें हमने कहा था यदि कोई प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत के रूप में है तो गोलीय होगा और यदि कहीं प्रकाश स्रोत चपटा है या समतल है तो इससे समतल तरंगाग्र होगा। या वही जो आपका गोलीय तरंगाग्र है स्थिति दूर अधिक हो जाए तो अपने आप वो कैसा हो जाता है, गोलीय से समतल में बदल जाता है। यानी बहुत दूर से यदि देखा जाए तो वही गोलीय तरंगाग्र आगे बढ़ करके यानी निकट की स्थिति यदि गोलीय है तो दूर की स्थिति समतलीय हो जाती है। और यदि हमने ये कहा था तरंग स्रोत कहीं रेखीय हो तो आपने ये देखा था कि फिर वो तरंगाग्र बेलनाकार होता था। इस प्रकार से हमने छोटी छोटी बातों को हमने पिछले वीडियो में सुना। आज हम उसी के आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम आपसे क्या बताएं कि ये आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। और यदि आपको जैसे ऐसे लग रहा हो कि सर तो अक्सर ऐसा कहते रहते हैं कि हर एक वीडियो में कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत आता है, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप अपना आंसर उठाइए और चेक करिए कि अगर कहीं किसी एक वर्ष के जो 7 सेट होते हैं उनमें से अगर आप चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें जो लिखा है जैसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत या हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो आप ये खुद ही समझ जाएंगे कि ये कितनी बार पूछा गया है। अगर 7 सेट हैं तो कम से कम 4 या 5 बार तो इस प्रश्न को पूछा ही गया होगा। तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि जब हम ये समझ जाते हैं कि ये कितना पूछा जाएगा यानी ये हमारे लिए कितना लाभदायक है, तभी हम लोग उसको पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ध्यान रखिए, अब आप समझ गए होंगे हमारे कहने का तात्पर्य। अब हम आपको सबसे पहले हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के बारे में ही बताते हैं, उसके बाद इसी से रिलेटेड इनकी द्वितीयक तरंगिकाओं का भी सिद्धांत हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें ये हाइगेंस कहाँ के रहने वाले हैं। हा से हाइगेंस, हा से हालैंड। कहाँ के? यानी ये हालैंड के वैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं?
हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में, कहाँ के हैं ये वैज्ञानिक? हालैंड के वैज्ञानिक हैं। नाम क्या है? हाइगेंस। यानी हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने किस सन में? सन 1678 ईस्वी में एक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब वो तरंग सिद्धांत क्या था? उसमें इन्होंने ये बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। मेन बात ये थी क्या? कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है और सभी दिशाओं में ये तरंगें संचरित होती हैं। तो अब बात आती है कि यदि तरंगों के रूप में संचरित होता है तो इसको संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने एक ऐसा माध्यम चुना, सर्वव्यापी माध्यम। कैसा माध्यम? अब बताओ, सर्वव्यापी कौन होता है? ईश्वर। तो सर्वव्यापी अगर माध्यम था तो ध्यान दीजिए, जैसे सर्वव्यापी माध्यम यानी सब जगह जो व्याप्त हो, ऐसे में तो हम ईश्वर का नाम लेते हैं। तो वैसे ही इनका माध्यम भी था, वैसे ही इनके माध्यम का नाम था, एक काल्पनिक माध्यम था। हाइगेंस ने एक काल्पनिक माध्यम चुना जिसमें इस प्रकाश तरंगों को संचरित कराया। तो काल्पनिक माध्यम भी सुनिए क्या नाम था? उसका नाम था ईथर। यानी जैसे ई से ईश्वर वैसे ही ई से ईथर। यानी उस काल्पनिक माध्यम का नाम क्या था? ध्यान से सुनो, क्या था? ईथर। ये इन्होंने माना। अब ये क्यों माना ईथर को? क्योंकि इन्होंने बताया कि इसका घनत्व बहुत कम है। घनत्व बहुत कम है। जब घनत्व बहुत कम है तो इनका ये कहना था कि फिर ये आसानी से सब जगह व्याप्त हो सकता है और इसमें इन प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए सभी गुण पाए जाते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। और ये बताया कि अगर इस माध्यम में ये प्रकाश तरंगें संचरित होंगी तो इनकी चाल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हाइगेंस का मानना था। यानी हाइगेंस ने यह माना कि यदि प्रकाश तरंगें इस ईथर नामक काल्पनिक माध्यम में संचरित होना प्रारंभ कर दें तो हमें तो इनकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इनकी चाल वही रहेगी जो निर्वात में रहती है, ऐसा हाइगेंस ने माना। और बताया कि जब ये प्रकाश तरंगें आंख की रेटिना में गिरती है ना, तो आंख की रेटिना में जब भाई गिरेंगी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो इनके प्रतिबिंब कैसे होते हैं? तो भिन्न भिन्न प्रकाश रंगों की जो प्रकाश तरंगे हैं उनकी लंबाइयां यानी उनके प्रतिबिंबों की लंबाइयां भी भिन्न भिन्न होती हैं। इतनी बात इन्होंने अपने तरंग सिद्धांत में बताई। तो ध्यान दें बच्चों, आप लोग अब इसको एक तरफ से बढ़िया ढंग से सुपरिभाषित ढंग से सुने। ये तो इसका डिटेल था। तो हेडिंग होगी जैसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तो इसमें बोलेंगे कैसे? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार थोड़ा सा डैश, हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में एक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है और ये तरंगें सभी दिशाओं में यानी चारों दिशाओं में या सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से संचरित होती हैं। और इसको संचरित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता हुई जिसके लिए इन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर का चुनाव किया। ये एक काल्पनिक माध्यम था। इस माध्यम में प्रकाश तरंगों को संचरित होने के लिए सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी, यानी प्रकाश तरंगें संचरित हो सकती हैं और उनकी चाल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हाइगेंस द्वारा माना गया। बाद में यह भी कहा गया कि जब ये प्रकाश तरंगें आंख के रेटिना में गिरती हैं या पड़ती हैं तो भिन्न भिन्न रंगों की जो प्रकाश तरंगें हैं उनकी लंबाइयां भिन्न भिन्न होती हैं। ये उसमें हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में कहा गया। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद का टॉपिक क्या है जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
उसका नाम है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। देखिए क्या नाम है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो अब इसके बारे में ध्यान से सुनो। हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। कहते किसे हैं कि जब किसी माध्यम में, यानी हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगे कैसे संचरित हों, हाइगेंस ने यह बताया कि किसी माध्यम में तरंगे कैसे संचरित हों, इसके लिए भी इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के लिए जिस माध्यम का प्रतिपादन किया उसे कहते हैं हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। और इसके लिए इन्होंने 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। कितनी परिकल्पनाएं? 3। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। सबसे पहली परिकल्पना में तो आपको जब कुछ भी दिमाग में न रहे तो बस तरंगाग्र की परिभाषा बोल दो। किसकी परिभाषा? पहली परिकल्पना में तरंगाग्र की परिभाषा बोल दीजिए आप। कैसे? देखो, जैसे आप जानते ही हो तरंगाग्र की परिभाषा क्या होती है। किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, उसे तरंगाग्र कहते हैं। अब बात यहीं से समाप्त हो गई पहले नंबर की। और यदि और बोलना चाहते हो कि यदि बिंदु स्रोत यानी प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, यानी बिंदु रूप में है, या बिंदु स्रोत के रूप में है, या बिंदुवत दिखाई देता है, तो इससे निर्मित तरंगाग्र गोलीय होगा। और यदि दूर की स्थिति की बात करें तो फिर तरंगाग्र समतलीय होगा। इतना और आप बोल सकते हो। और जब कुछ ना बोल पाओ तो केवल तरंगाग्र की परिभाषा। कहां पर? पहले नंबर में, यानी द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का जो पहला नंबर था उसमें केवल ये बोलोगे कि किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, उसे तरंगाग्र कहते हैं। अब जैसे पहले का समापन हुआ तरंगाग्र से, तो दूसरे की स्टार्टिंग होगी तरंगाग्र से। कैसे? अब दूसरे में ये बोलेंगे कि तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक कण, कहां पर स्थित? तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। ध्यान दीजिए, जैसे ये तरंगाग्र की कोई स्थिति है अभी, अगर इसमें ये कण है 1 2 3 4, तो तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। अब जब ये खुद एक स्रोत बन गए तो इनसे भी यानी क्या निकलेंगी? तरंगिकाएं निकलेंगी। जब ये स्वयं यानी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, हमने यहाँ पर 4 कणों को दर्शाया है, तो ये कण भी स्वयं एक तरंग स्रोत का कार्य करते, और जब ये तरंग स्रोत का कार्य करेंगे तो इनसे भी तरंगिकाएं निकलेंगी। और इनसे जो तरंगिकाएं निकलती हैं उन्हीं को बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं। और सबसे अहम बात क्या है कि जो इस तरंगाग्र की कोई स्थिति थी ए बी, उसमें ये कण थे, और ये कण भी नियमानुसार किसका काम करेंगे? एक नए तरंग स्रोत का। तो जो इनसे तरंगिकाएं निकलती हैं उन्हीं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और सबसे अहम बात कि इन तरंगिकाओं की चाल भी इन प्राथमिक तरंगिकाओं के चाल के बराबर ही होती है। ये मत समझना कि द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल कम होती है, ऐसा नहीं है। द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल भी प्राथमिक तरंगिकाओं के चाल के बराबर ही होती है। तो दूसरे नियम की बात क्या आई कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं, या जिनसे तरंगिकाएं निकलती हैं जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और इनकी भी चाल प्राथमिक तरंगिकाओं के चाल के बराबर ही होती है, और यह भी सभी दिशाओं में
ठीक इन्हीं तरंगिकाओं की भांति फैलती है। अब तीसरी और अंतिम बात, यदि इन तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए, यदि इन तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए कोई अन्वालोप खींचे, किन तरंगिकाओं को, देखिए यहां से ये कण था जो इस तरंगाग्र कोई स्थिति थी ए बी, उनमें ये कण स्थित थे, तो ये स्वयं एक स्रोत का कार्य करेंगे। तो इनसे भी ऐसे 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 सब चारों दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं, मान लो कोनो ऐसे निकल रही, कोनो ऐसे ऐसे, ये सब ऐसे ऐसे सभी दिशाओं में क्या करेंगी, निकलेंगी। तो अगर ये निकल रही हैं, सभी दिशाओं में निकल रही हैं, तो क्या होगा, स्मॉल टी समय में ये जो तरंगिकाएं हैं कितनी दूरी तय कर लेंगी, वीटी। अब कोई एक ही दिशा में तो जाना नहीं है, सभी दिशाओं में ये संचरित हो रही है ऐसे ऐसे। तो इस क्यों वीटी, क्योंकि हमने ये मान लिया कि माना इनकी चाल क्या है v, और हमने समय ले लिया t समय बाद इनकी क्या स्थिति होगी तरंगाग्र की। तो t समय पश्चात फिर अब हमको इनकी स्थिति जानने के लिए हम vt त्रिज्या का एक गोला ऐसे खींचते हैं इन कणों के आसपास ऐसे ऐसे। तो क्या होता है, हम ये देखते हैं कि फिर यदि इनको स्पर्श कराएं तो हमें एक नए तरंगाग्र a डैश b डैश की भी स्थिति मिलती है और a डबल डैश b डबल डैश की भी स्थिति मिलती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है ना, वो पीछे वाले एनवलप को स्वीकार नहीं करता है, तो आगे ए वाले को स्वीकार करेगा, यानी a डैश b डैश को स्वीकार करता है। तो यानी t समय पश्चात, कितने समय पश्चात, t समय पश्चात जो इन स्रोतों से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी उनसे निर्मित तरंगाग्र क्या होगा, a डैश b डैश, यानी अब जो नया तरंगाग्र होगा स्मॉल टी समय पश्चात उसका नाम होगा a डैश b डैश। तो इस प्रकार से, और शॉर्टकट में तो हम तीसरे नंबर में केवल इतना बोल देते हैं कि यदि हम इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए कोई एनवलप खींचे तो निकट की स्थिति कैसी होती है, गोलीय। भाई ये स्रोत था, बिंदु स्रोत था, प्रकाश स्रोत जो था वो बिंदुवत है, तो अब इससे निर्मित तरंगाग्र गोलीय, लेकिन अगर दूर की स्थिति करें बात तो समतलीय हो जाता है। ध्यान रखना, पीछे वाले को डॉट 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 इसीलिए दर्शाया गया है कि उसको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत स्वीकार नहीं करता है। किसको स्वीकार करता है, केवल आगे बढ़ने वाले तरंगाग्र पे, यानी जो a डैश b डैश है केवल वो स्वीकार्य है, लेकिन ये a डबल डैश b डबल डैश स्वीकार्य नहीं है। तो इस प्रकार से हमने अपने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को पढ़ा। तो हमें उम्मीद है कि आप ये तीनों बातें ध्यान रखेंगे। पहले नंबर में तरंगाग्र की परिभाषा, दूसरे में बोलना तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं जिनसे तरंगिकाएं निकलती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, यानी इन तरंगिकाओं का नाम क्या होगा, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और यदि हम तीसरे नंबर की बात करें तो द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए यदि कोई हम एनवलप खींचे तो निकट की स्थिति गोलीय तथा दूर की स्थिति समतलीय प्राप्त हो जाती है। अब बात आती है कि तो सर ये कैसे क्या हुआ, तो हमने कोई माध्यम में स्थित कण मान लिए 1 2 3 4 नाम के, उनको तरंगाग्र की कोई स्थिति हमने प्रेजेंट टाइम की ए बी मान ली, उसमें ये स्थित थे, तो हाइगेंस के नियमानुसार ये तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, प्रकाश स्रोत का। तो यहाँ से तरंगे निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी जो सभी दिशाओं में फैलेंगी। हम उनसे क्या बनाएंगे, एनवलप खींचेंगे, पीछे भी मिलेगा। अब कैसे खींचेंगे, अब चाल v मान लेते हैं, समय t ले लेते हैं, तो दूरी vt हो जाएगी। तो कोई एक तरफ तो जाना नहीं, त्रिज्या के रूप में ये फैलेंगे। तो हमने ऐसे ऐसे वृत्त मान लिए। अब जब मान लिए तो हमें नई स्थिति भी मिल गई, a डैश b डैश, उसमें भी a डैश b डैश, वो दूर के लिए है और ये पास के लिए है। तो इस प्रकार से हमने अपनी द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का भी वर्णन पढ़ा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और यदि आया है तो कृपया आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, और निरंतर हमारे YouTube चैनल से आने वाले वीडियो को प्राप्त करते रहें, पढ़ते रहें, देखते रहें और लाभ भी उठाते रहें।
चलिए इसी के साथ फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।